Today's topic is pedigree analysis. ओके मतलब जनरली हम स्टडी करेंगे कि डिसीज का पैटर्न कैसा है पेरेंट्स से उनके सन में या उनके डॉटर में या उनके डॉटर से उनके ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन में किस पैटर्न से डिसीज जो है ट्रांसफर होती है। इफ यू हैव रिमेम्बर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मैंने आपको पढ़ाया था, मतलब जैसे कि हेमोफीलिया है तो हेमोफीलिया इज अ डिसीज विच इज पास्ड ऑन फ्रॉम फादर टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रंस, राइट। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में। सबसे पहले मैं आपको कुछ कैरेक्टर्स बता देता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा कैरेक्टर एंड whether that character is dominant or recessive. So मैं यहाँ पे लिखता हूँ dominant, ओके एंड यहाँ पे लिखता हूँ रिसेसिव, ठीक है। कैरेक्टर, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो फर्स्ट कैरेक्टर चलिए मैं लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके फर्स्ट कैरेक्टर में यहाँ पे लेता हूँ आई कलर, ओके। तो अगर डोमिनेंट की बात करें तो इसके अंदर ब्राउन एंड ब्लैक, ओके, ब्राउन एंड ब्लैक, ये जो दो टाइप के कलर्स है ये डोमिनेंट होता है, और एक कलर होता है ब्लू टाइप होता है, तो ये जो है ये रिसेसिव है, ठीक है। ब्लू कलर जो रहेगा वो रिसेसिव रहने वाला है इसके अंदर। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट सेकंड कैरेक्टर दैट इज ईयर लोब्स। सो किसी किसी का ईयर लोब, जैसे कि ये आपका फेस है और ये ईयर है, ठीक है। तो ईयर के यहाँ पे आपको एक छोटा सा कर्व शेप नजर आता है जिसमें बाली पे नहीं जाती, करेक्ट। तो ये लोब पूरा अटैच्ड है या फिर फ्री, दो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। तो अगर वो फ्री है मतलब आपका लोब जो है फ्री रहेगा तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और अगर फ्यूज रहेगा तो उसको हम बोलेंगे रिसेसिव, ठीक है। अगर ये वाला पॉइंट फ्री और फ्यूज्ड क्या होता है अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बीच में अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, मुझे मैं आपको फोटो दिखा के फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेक्स्ट नंबर थर्ड जो है वो है हेयर, ओके। तो हेयर के अंदर दो डिफरेंट टाइप्स का आपको हेयर दिखेंगे। एक होता है कर्ली, तो कर्ली हेयर जो होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और सेकंड टाइप जो होता है वो नॉर्मल लाइक सिंपल स्ट्रेट जिसको हम बोलेंगे, मैं लिख देता हूँ स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट चिक, सबको पता है छोटे बच्चे लोग का हम लोग चीक खींचते हैं और बोलते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये, हाँ डिम्पल आया है उसको, तो अगर डिम्पल आया है तो डिम्पल डोमिनेंट है, डिम्पल, राइट। और डिम्पल नहीं मतलब नॉर्मल बोलेंगे तो जो नॉर्मल रहेगा वो रिसेसिव रहने वाला है इसके अंदर। नेक्स्ट रूलिंग ऑफ टंग, टंग कोई कोई टंग को रोल कर सकता है, जैसे मेंढक अपने टंग को रोल करके रखती है, नॉट लाइक दैट बट क्वाइट सिमिलर टू दैट, ओके। तो टंग का रूलिंग होगा तो उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट, लिख देता हूँ रूलिंग ऑफ टंग, okay. So here I'm saying roller and non-roller, that is a normal one, non-roller, okay. नेक्स्ट अभी हाल में ही हमने स्टडी किया है RH फैक्टर। तो RH फैक्टर अगर प्रेजेंट है तो RH पॉजिटिव बोलेंगे, वो डोमिनेंट है, नहीं है तो RH नेगेटिव, वो रिसेसिव रहेगा।
Last character in which I'm interested is pigmentation. So I'll write skin pigmentation rather than just saying pigmentation. So I'm writing your skin pigmentation. ओके सो स्किन पिगमेंटेशन जैसा अपना नॉर्मल अपना बॉडी जो है ब्राउन कलर का जो पिगमेंट प्रोड्यूस करता है दैट इज अ नॉर्मल वन सो आई एम राइटिंग देयर नॉर्मल एंड किसी किसी में वो प्रोड्यूस नहीं करता है तो पूरा बॉडी वाइट हो जाता है दैट कंडीशन इज कॉल्ड एल्बिनो एल एल्बिनो ओके तो एल्बिनो के अंदर क्या होता है पिगमेंटेशन प्रोड्यूस ही नहीं होता बिकॉज ऑफ विच कंप्लीट बॉडी जो होता है उनका वो वाइट कलर का अपीयर करता है ओके ये नॉर्मल कंडीशन है ये डिसीज डिसऑर्डर बोलेंगे उसको ओके कुछ कुछ लोगों को आपने देखा रहेगा कंप्लीटली वाइट होते हैं वो तो कंप्लीटली वाइट होते हैं मतलब उनके बॉडी में पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है ठीक है अब आ जाते हैं अपने पेडिग्री पे ही तो पेडिग्री क्या होता है पेडिग्री में जैसे आपको बताया कि कुछ डिसीजेस जो है अपने पेरेंट्स से अपने को मिलती है तो ये डिसीजेस कैसे ट्रांसफर होती है उसको सिस्टम को हमें स्टडी करना है ठीक है तो मैं यहाँ पे जस्ट अगर मुझे लिखना है पेडिग्री के बारे में 2-3 पॉइंट अगर मुझे यहाँ पे नोट डाउन करना है तो मैं लिखूंगा पेडिग्री एनालिसिस पेडिग्री एनालिसिस okay it is the study of ancestral history history of man history of man of of transmission of of genetic character okay of genetic character rather than saying character I'll say characters from one from one generation generation to the next okay to the next is पेडिग्री एनालिसिस पीए का मतलब पेडिग्री एनालिसिस ऐसा कोई शॉर्टकट आपके बुक में नहीं है बट जस्ट अ मिनट हेलो बोलिए अभी फोन आपका मैं कट कर रहा हूँ बेटा इसका मतलब मैं बिजी हूँ characters from one generation to the next that is called as pedigree analysis okay that is called as pedigree analysis अब pedigree analysis में पेडिग्री एनालिसिस में जो डिसीजेस ट्रांसफर होती है मतलब जेनेटिक डिसीजेस जो होती है उसके नाम भी मैं यहाँ पे एनलिस्ट कर देता हूँ लाइक ड्वार्फिज्म है छोटापन हाइट बढ़ती नहीं है छोटे छोटे रह जाते हैं उसके अंदर तो ड्वार्फिज्म है देन एल्बिनिज्म है एल्बिनिज्म okay so I'm writing albinism there other than albinism we have color blindness so I'm writing there color blindness okay then we have hemophilia etc okay these are um, genetically transmitted diseases I'm writing etc are genetically transmitted genetically transmitted disease okay they are genetically transmitted disease rather than saying I'll say they are genetically transmitted characters okay
अब इनको स्टडी करने के लिए, मतलब पेडिग्री एनालिसिस को स्टडी करने के लिए आपको कुछ सिंबल्स को याद करने पड़ेंगे। यस, समझना तो पड़ेगा और उसको याद करना पड़ेगा, तो ही हम इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं, टू स्टडी एंड एनालाइज देम, टू स्टडी एंड एनालाइज देम, a pedigree a pedigree of genetic facts, ओके, या फिर डेटा बोल सकते हो, जेनेटिक फैक्ट्स या फिर डेटा। we use some we use some symbols we use some symbols। ठीक है, अब ये सिंबल्स क्या है, सिंबल्स को हम देख लेते हैं कि सिंबल्स क्या है। तो याद रखिए, मैं यहाँ पे दे देता हूँ हेडिंग सिंबल्स, symbols used in pedigree, symbols used in pedigree, पेडिग्री एनालिसिस, ये सब वर्ड बार बार आ रहा है। चलिए पहले सिंबल स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद में फिर मैं आपको डिटेल में इसके न्यूमेरिकल्स, मतलब कैसे ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, वो हम कर लेंगे। तो फर्स्ट सिंबल जो है, हम डायरेक्टली एक छोटा सा स्क्वायर बनाते हैं, लाइक दिस, ओके। और ऐसे स्क्वायर का मतलब होता है नॉर्मल मेल। ठीक है, तो जाहिर सी बात है फीमेल के लिए भी सिंबल होगा। तो अगर मैंने ऐसा सर्कल ड्रॉ किया है तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल फीमेल। ठीक है, फिर थर्ड वन, मान लो मेल ने फीमेल से मीटिंग किया है, शादी किया है जनरल वर्ड में, तो मैरिज किया है, तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जनरल लैंग्वेज में मैरिज है, ओके, और ए आएगा बीच में, और बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इसको हम बोलेंगे मेटिंग। नेक्स्ट, कभी कभी बच्चा जो है, लाइक वी डोंट नो मेल है फीमेल है, इंटरमीडिएट होता है, तो उसके लिए हम सिंबल ऐसा रोम्बस की तरह सिंबल यूज करेंगे। ओके, रोम्बस, लाइक अ रोम्बस, सो आई कैन से दैट सेक्स unspecified, unspecified, okay। नेक्स्ट, अब मान लो मीटिंग हो गया है, और मीटिंग हो गया, तो मीटिंग का सिंबल कैसा रहेगा, कुछ इस तरीके का सिंबल रहेगा। ठीक है, अब इस मीटिंग से होने वाले कुछ बच्चों को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँगा और इस लाइन में होने वाले बच्चों लोग को रिप्रेजेंट करूँगा। तो लाइक अगर मैं कहता हूँ कि 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4, मान लो उसमें से पहला बच्चा जो था फीमेल, सेकंड बच्चा जो था मेल, मैंने इधर मेल डाल दिया है, देन अगेन फीमेल एंड अगेन फीमेल। ओके, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये सिंबॉलिक फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन का जनरेशंस के लिए। ठीक है, अब आपस में भाई भाई को हम क्या बोलते हैं, सिबलिंग्स है, मतलब भाई बहन को हम क्या बोलेंगे, सिबलिंग। मैंने यहाँ पे लिख दिया सिबलिंग्स। ठीक है,
क्या मतलब सिबलिंग्स का? भाई बहन। ठीक है, जैसे कि कासिम सर सिंगल है, ना भाई है ना बहन है, तो आई हैव नो सिबलिंग्स। ठीक है, आई हैव नो सिबलिंग्स। तो वैसे ही सिबलिंग्स का मतलब आपस में जो भाई बहन रहेंगे, सगे भाई बहन, वो सब सिबलिंग्स बोलेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द siblings are identical. The siblings are not identical. I'll write indicated. The siblings are indicated in chronological order of birth। मतलब किस तरीके से उनका बर्थ का ऑर्डर है, पहले पहला फीमेल, फिर मेल, फिर फीमेल, फिर फीमेल, मतलब डॉटर सन डॉटर डॉटर। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर देखते हैं, इसको हम बोलेंगे ट्विंस। किसको बोलेंगे? ट्विंस। देख लीजिए, ट्विंस के अंदर दो डिफरेंट टाइप के ट्विंस होते हैं, जैसे कि आप लोग को पता है। एक होता है मोनोजाइगोटिक और दूसरा होता है डाइजाइगोटिक। तो दोनों भी रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ मैं आपको, मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक। ओके, अब अगर मोनोजाइगोटिक है तो आपको पता है मोनोजाइगोटिक के अंदर या तो मेल मेल रहेगा, मतलब सन एंड सन रहेगा, या फिर डॉटर डॉटर रहेगा। मोनोजाइगोटिक के अंदर कभी भी बॉय एंड गर्ल साथ में नहीं हो सकता है। तो अगर मेल है तो दूसरा ट्विंस भी मेल ही रहेगा, बिकॉज आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ arrow, or not arrow, a line, a segment like this, and indicated by this। it means कि ये जो है एक ट्विंस है। ठीक है, मान लो ये मदर है, फादर है, ये मदर है, और इनसे होने वाला ट्विंस है, तो मैं ट्विंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अब इसी तरीके से अगर डॉटर है, तो डॉटर के लिए मोनोजाइगोटिक ट्विंस डॉटर है, तो मैं कुछ इस तरीके का सिंबल उसके लिए यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस के केस में डॉटर है। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग डाइजाइगोटिक। डाइजाइगोटिक का मतलब मान लो जुड़वा के दो भाई है, दोनों भी आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल होगा तो मैं ऐसा लाइन ड्रॉ करूंगा, क्योंकि ये आइडेंटिकल नहीं है तो बीच में लाइन नहीं ड्रॉ करूंगा, लेकिन ऊपर ऐसा लाइन ड्रॉ करूंगा। मतलब एक ही टाइम पे दो बर्थ हुए थे, इसका मतलब है एट अ सिंगल टाइम दो बर्थ हुए थे, और दोनों भी सन है, लेकिन दोनों सन सिमिलर है डिसिमिलर है? तो ये दोनों भी सन जो है सिमिलर नहीं है, डिसिमिलर है, क्योंकि सिमिलर के लिए बेटा हम ये सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट। मान लो सेकेंड पॉसिबिलिटी यहाँ पे कि एक ही टाइम पे वन सन एंड वन डॉटर एक ही टाइम पे बर्थ हुए, तो मैं ऐसा सिंबल यूज करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया डाइजाइगोटिक। तो ट्विंस के अंदर दो केसेस मैंने आपको बता दिए, एक है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, दूसरा है डाइजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, चलिए अब इसके आगे कुछ डिफेक्टिव सैंपल्स भी हम देख लेते हैं। डिफेक्टिव सैंपल्स, डिफेक्टिव सैंपल्स में लाइक कितना हो गया ये क्वेश्चन 6 तक मैंने आपको बताया, 7 पे आ जाते हैं अभी। मान लो ये तो फीमेल है, करेक्ट, और ये मेल है। ठीक है, अब अगर ये अफेक्टेड है, मतलब इनको डिसीज्ड है, कौन सा है?
जेनेटिक डिसीज है। तो मान लो फीमेल के अंदर डिसीज है तो फीमेल के अंदर मैं पूरा ये कलरिंग कर दूंगा लाइक दिस, और अगर मेल के अंदर है तो मैं मेल को इस तरीके से इस पैटर्न से मैं इसको कलरिंग कर दूंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है affected male and female, affected male and female individual. Okay, individual. Next, number 8, फीमेल एंड मेल, और दोनों को मैं आधा आधा शेडिंग करता हूँ, हाफ शेडिंग लाइक दिस। ओके, तो हाफ शेडिंग का मतलब heterozygous for autosomal recessive। ओके, हेटेरोजाइगस रहेंगे, जो डिसीज है उस डिसीज के लिए वो हेटेरोजाइगस रहेंगे, मतलब उनके पास यस। नेक्स्ट नंबर 9, अगर मैंने इस तरीके का सिंबल ड्रॉ किया है ऐसा, या फिर जैसा मैंने ऊपर ड्रॉ किया था ना ऐसा वाला, ठीक है, ऐसा हाफ शेड, या फिर मैंने इस तरीके का सिंबल ड्रॉ किया है क्रॉस, इन तीनों का मतलब होता है कैरियर। एक्चुअली ये भी कैरियर की कैटेगरी में ही है, कैरियर फीमेल और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट, ये सिंबल किसका है, मेल का है, और ये सिंबल किसका है, फीमेल का है। अगर मैं इनके ऊपर ऐसा क्रॉस लाइन डाल दूं लाइक दिस, इसका मतलब होता है कि बर्थ के टाइम इनका डेथ हो गया, डेथ ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो अगर मौत हो जाएगी, फौत हो गया, तो उसे हम बोलेंगे, उसे इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ लोग पैदा होने से पहले ही मार देते हैं, ओके, या पैदा होते वक्त बच्चा अपने आप नेचुरली मर जाता है, तो उसके लिए सिंबल कुछ इस तरीके का रहेगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एबॉर्शन, जो पर्पसली किया जाता है, या फिर एट अ टाइम ऑफ बर्थ, अगर बच्चा फौत हो गया है तो उसे बोलेंगे स्टिल बर्थ, ठीक है। इसमें सेक्स, ठीक है, जान इतना ही रहने दीजिए उसको, स्टिल बर्थ। आ जाते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, नंबर 12। कभी कभी क्या होता है कि मेल और ये फीमेल, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है कि दोनों ने मैरिज कर लिया है। अगर मैं यहाँ पे डबल लाइन रिप्रेजेंट करूंगा लाइक दिस, डबल लाइन रिप्रेजेंट करूंगा, तो डबल लाइन का मतलब ये होता है कि मैरिज जो था फैमिली के क्लोज मेंबर के साथ में हुआ है, लाइक चाचा की लड़की, मामा की लड़की, ओके, या मतलब एकदम आपस में कजिन्स बोल सकते हो। तो लिख देता हूँ, मैरिज बिटवीन कजिन्स, ठीक है। ऐसे मैरिज को हम बायोलॉजिकल टर्म में हम कहते हैं
कॉन्सेंगुइनियस मैरिज, ठीक है, कॉन्सेंगुइनियस मैरिज हम इसे कहेंगे। नेक्स्ट 13 और 14 हम देख लेते हैं, एक मिनट। नंबर 13 देख लेते हैं। नंबर 13, तो ये मेल है और ये फीमेल है, मेल एंड फीमेल, ठीक है। और मेल और फीमेल से होने वाला एक मेल है जो अफेक्टेड है, ठीक है, जो क्या है, अफेक्टेड है। तो अफेक्टेड को हम कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक दिस, शेडेड, ठीक है। तो इसका मतलब मैं लिखता हूँ पैरेंट विथ मेल चाइल्ड affected with disease, ओके। सो जब मेल चाइल्ड अफेक्टेड रहेगा डिसीज के साथ, तो हम कुछ इस तरीके से उसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब लास्ट वाला देख लीजिए, ये थोड़ा अनकॉमन है, लाइक कुछ इस तरीके का ड्रॉ करते हैं और उसके अंदर मैंने लिख दिया 5। तो इसका मतलब होता है 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। ये अनकॉमन है, जल्दी आपको मिलेगा नहीं, इसके अंदर लिख देता हूँ फिर भी, 5 unaffected offspring, ओके। तो ये आज हमने मतलब सिंबल स्टडी किए, ठीक है। जब तक आपको ये सिंबल्स याद नहीं होते हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आगे पूरा सिंबॉलिक फॉर्म में ही आपको करना है, ठीक है। तो आपको अभी अच्छा खासा टाइम दे रहा हूँ मैं, आप इस चीज को अच्छे से याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट सेक्शन में सबसे पहले मैं आपको पूछूंगा, चलिए जो मैंने ड्रॉ किया है बताइए इसका मतलब क्या होता है। उसके मतलब के बेसिस पे ही हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको जब तक ये याद नहीं होगा तो खाली बस मैं बड़बड़ाते रहूँगा, आप सुनते रहोगे। जैसे डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, जब तक आपको u इंटू वी और u अपॉन वी का फॉर्मूला याद नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। तो सर जस्ट ऐसा लगेगा सर बस पढ़ा रहे, तो वैसे ही हो जाएगा। सो टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन, फर्स्ट यू स्टडी ऑल दिस थिंग्स। आज मैंने आपको सिंबल्स बता दिए, सिंबल्स को यूज करके पेडिग्री चार्ट होता है, उसका एनालिसिस हमें करना है, ठीक है। उसका एनालिसिस करेंगे और फिर ये चैप्टर टॉपिक कंप्लीटेड, ठीक है। तो